हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे एर्थ क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर 3 और चैप्टर 3 है हमारा खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में इस चैप्टर में विस्तार से चीज़ें दी गई, उनको हम लोग समझेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप ये चित्र देख पा रहे होंगे, कोयले की खदान का चित्र है और यहाँ पर एक ट्रक का भारण किया जा रहा है, मतलब कोयले को उसमें फिल किया जा रहा है जिससे कि दूसरी जगह उसे दूसरे स्थानों पर ले जाया जा सके। तो आइए अब देखते हैं इसमें किस तरह से चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है। क्री सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। क्री विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। सुकांत, ये स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है? उसने पूछा। ये कोयला खदान के निकट होने के कारण है। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया। तो ये क्री क्या है, सुकांत से मिलने धनबाद जाती है और वहाँ उसे जो उसके पैतृक स्थान जा रही थी, वो रास्ते में क्या देखती है? विशाल काले क्षेत्र को देखती है और आश्चर्यचकित हो जाती है और सुकांत से पूछती है कि ये इतना काला और धूल वाला भरा क्यों है, ये एरिया इतना। तो सुकांत उत्तर देता है कि ये कोयला खदान के निकट होने के कारण ऐसा है। क्या वहाँ ट्रकों को देख रही हो? मतलब फिर ये इंगित करते हुए बताता है कि ये ट्रक हैं, इनको देखिए, इनमें क्या है, कोयले को लादा जा रहा है जिससे कि इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। अब यहाँ से खनिज शब्द निकल के आता है कि खनिज क्या है। खनिज क्या है, क्री पूछती है। सुकांत कहता है कि आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकती हैं, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। पृथ्वी की चट्टानों में मिले हुए कई पदार्थ होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपटी पर सभी जगह फैले हुए हैं। जो ऊपर वाली क्रस्ट है, जो परपटी है, उस पर जो चट्टानें पाई जाती हैं, तो इन चट्टानों में ये खनिज मिलते हैं, सभी जगह ये फैले हुए हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है। प्राकृतिक रूप से जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होता है और जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, मतलब लोहे के खनिज अलग अलग होंगे, किसी और तत्व का खनिज अलग होगा, सभी के अपने अपने खनिज होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, मतलब इनका रासायनिक संगठन कैसा होता है? निश्चित होता है, और इनको खनिज बोलते हैं। खनिज पदार्थ सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है और कहीं है ही नहीं। वे किसी विशेष क्षेत्र या सेल समूह में संकेंद्रित हैं, मतलब पाए जाते हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर संस्तर और अंटार्कटिका और आर्कटिक महासागर में खनिज पाए जाते हैं, वो अभिगम्य नहीं है, मतलब वहाँ से उत्खनन करना उनका काफ़ी कठिन है। क्या आप जानते हैं आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी खनिज है? नमक भी एक खनिज है, ग्रेफाइट भी खनिज है जो पेंसिल में यूज होता है। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे कि रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों जैसे कि विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। खनिजों के प्रकार, तो पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज ज्ञात हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक, अधात्विक दो प्रकार के खनिजों में डिवाइड किया जाता है। संरचना के आधार पर, और पृथ्वी पर 3000 से अधिक खनिज क्या हैं, विद्यमान हैं।
खनिज को धात्विक अधात्विक दो भागों में डिवाइड किया जाता है। धात्विक खनिज में एक तो लौह खनिज आ जाते हैं जिनमें लोहा होता है, और एक अलौह खनिज आ जाते हैं जिनमें लोहा नहीं होता है। उससे पहले जान लेते हैं कि शैल क्या है। शैल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन होता है। शैल जो होती हैं वो खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूह होता है। मतलब जो शैलें होती हैं उनमें कई प्रकार के खनिज एक ही शैल में हो सकते हैं, तो उसे हम शैल कहते हैं। शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। अब इन शैलों से हम किसी एक अयस्क को, एक खनिज को निकाल लेते हैं, उसका उत्खनन कर लेते हैं, उसकी खुदाई कर लेते हैं, तो वह उसे क्या बोलते हैं, फिर उसको अयस्क बोलते हैं। यद्यपि 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है। 2800 से ज़्यादा खनिजों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से केवल लगभग 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। 2800 से ज़्यादा ऐसे खनिज हैं जिनकी पहचान तो की जा चुकी है, लेकिन इनमें से केवल 100 के लगभग ऐसे हैं जिनको अयस्क खनिज कहा जाता है, मतलब जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है पदार्थों को बनाने, मतलब तत्वों को बनाने में। धात्विक खनिज क्या होते हैं? धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कैसी होती हैं? कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को स्वचालित करती हैं। इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, ऊष्मा अगर इनमें प्रवाहित की जाए तो वो भी प्रवाहित होती है, और जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है, धातुओं में चमक होती है। लौह अयस्क जैसे बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। लौह अयस्क, बॉक्साइट अयस्क, मैग्नीज के एक्स, ये सब क्या हैं? खनिज हैं, धात्विक खनिज कहलाते हैं ये। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। लौह अलौह मैंने बताया था। लौह खनिज में खनिजों जैसे कि लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। लौह अयस्क में, मैग्नीज में और क्रोमाइट में इनमें लोहे की मात्रा होती, तो ये लौह खनिज हैं। अलौह खनिज, लौह खनिजों में ही चुंबकीय गुण पाया जाता है, ये भी ध्यान देने की चीज़ है। अलौह खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती हैं। फिर अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज में धातुएं नहीं होती हैं। चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। इनमें धातुएं नहीं होती हैं, अधात्विक होते हैं, इसीलिए इनको अधात्विक बोलते हैं। जैसे चूना पत्थर हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, अभ्रक हो गया, जिप्सम हो गया। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज हैं। कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सारे कैसे हैं? अधात्विक खनिज हैं। खनिजों को खनन, प्रवेदन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है, ये विधियां हैं। इन विधियों से खनिजों को निकाला जाता है, उनकी खुदाई होती है। जैसे खनिजों का निष्कर्षण खनन के द्वारा, प्रवेदन के द्वारा, आखनन के द्वारा। खनन दो प्रकार से होता है, विवृत खनन और कूपकी खनन। इन विधियों से खनिजों का निष्कर्षण होता है, उनको निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं, अब तक तेल का प्रवेदन हो रहा है, तेल को निकाला जा रहा है सागर से। और पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। हम जो चीज़ें खुदाई करके निकालते हैं उसको खनन बोलते हैं। खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। सामान्य गहराई में होते हैं ये। गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। कूपक बनाए जाते हैं जो गहराई में पहुंचने के लिए, अगर खनिज गहरे में है तो पहले खुदाई करके कुएं टाइप के बनाए जाते हैं कूपक, और उनसे फिर अंदर जाके उन खनिजों की खुदाई होती है, इसको कूपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए कूपों की खुदाई की जाती है। प्राकृतिक गैस है और पेट्रोलियम है, जैसे कि अभी यहाँ पर हम देख रहे थे, वहाँ पर प्रवेदन का दिखाया गया था, तो काफ़ी गहराई से निकाला जाता है इनके लिए। उन्हें बाहर निकालने के लिए कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेदन कहते हैं। प्रवेदन ये किस तरह का है? जैसे अभी प्रवेदन का एग्जाम्पल देख रहे हैं, सागर से बोरिंग करके चीज़ों को निकाला जाता है गहराई से।
सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है खनन की, जो सबसे आसानी से संपन्न होती है। शैल क्या आप जानते हैं? आप शैल को देखकर बता सकते हैं यदि इसमें तांबा है, क्योंकि तब शैल का रंग नीला प्रतीत होता है। मतलब कहने का ये है कि अगर नीले रंग की शैल है तो हम बता सकते हैं कि वो तांबे का खनिज उसमें अवेलेबल है। खनिजों का वितरण विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। ये कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। 3 प्रकार की शैलें होती हैं, आग्नेय, कायांतरित और अवसादी शैलें। तीनों में खनिज पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैलों में मिलते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह एस्क, ओंटेरियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। मैदानों और नवीन बलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। मतलब मैदानों और नवीन फोल्डेड माउंटेन्स जो होते हैं, बलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे कि चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस के कॉकेसस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज के निक्षेप और अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। खनिज ईंधन की बात करें तो कोयला और पेट्रोलियम ये अवसादी स्तरों में पाए जाते हैं, मतलब अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानें कैसी होती हैं? अवसादी चट्टानों में जीवाश्म वगैरह मिलते हैं। अब इसमें यहाँ पर विश्व में लोहे, तांबे और बॉक्साइट के खनिजों का वितरण दिखाया गया है। तो ये कैप जैसा ऊपर का जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? लोहा, ये तांबा और ये बॉक्साइट है। आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से लोहे और तांबे का वितरण यहाँ पर दिखाया गया है। ये आपके कैप वाले जितने भी हैं वो क्या हैं? लोहे के हैं। लास्ट वाले ये सब बॉक्साइट वाले हैं। फिर ये लोहा, बॉक्साइट और ये तांबे के शो कर रहे हैं, ये सब तांबे वाले हैं। ये नीचे ये लोहा है, यहाँ पर लोहा और ये बॉक्साइट। हिंद महासागर वाला ये क्षेत्र है। इसमें आपके भारत में क्या क्या चीज़ें हैं? बॉक्साइट और लोहा ये ज़्यादा है, और ये यहाँ पर लोहे के बॉक्साइट के खनिज ज़्यादा हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर ये आपके किसके हैं? बॉक्साइट खनिज हैं, ये लोहे के खनिज हैं। इसी तरह से और आगे जाएं हम एशिया महाद्वीप में देखें तो ये चाइना वगैरह का एरिया है। यहाँ पर ये लौह खनिज, ये बॉक्साइट, ये लौह खनिज है। फिर यहाँ पर इस तरह से हम देख सकते हैं, और ये जो दिख रहे हैं ये सब तांबे का वितरण है। तांबे के खनिज यहाँ पर हैं। और यहाँ पर देखिए यूरोप में सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है? यहाँ पर लोहा और बॉक्साइट, और ये तांबा है। ये पूरा मध्य एशिया वाला जो एरिया है। फिर यहाँ पर ये यूरोप वाला हिस्सा है। इसमें पूर्वी यूरोप, इसमें आपका क्या क्या है? बॉक्साइट और लोहा ज़्यादा है यहाँ पर। फिर आर्कटिक प्रदेश, ये बिल्कुल यूरोप का हम चले जाएँ बिल्कुल ध्रुव के पास वाला एरिया है। रसिया में तांबा और लोहा बॉक्साइट के भी भंडार हैं। उत्तरी अमेरिका में देख सकते हैं इसमें लोहा, तांबा, बॉक्साइट कम है, लोहा तांबा ज़्यादा है। तांबे के भंडार बहुत हैं इसमें। यहाँ ये जो एरिया है ये पूरा यूएसए वाला एरिया है। ये कनाडा में आ जाता है। तो ये तांबे के भंडार यहाँ पर हैं। अब इसमें अलग अलग महाद्वीपों में बात की गई है कि अलग अलग महाद्वीपों में किस किस तरह के खनिज हैं।
एशिया महाद्वीप की बात कर लेते हैं। इसमें चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। चीन और भारत के पास में लौह अयस्क निक्षेप हैं, लोहे के खनिज हैं। ये महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। एशिया महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादित करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में हैं। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। एशिया महाद्वीप में मैग्नीज है, बॉक्साइट है, निकेल है, जस्ता और तांबा, इनके भी निक्षेप मिलते हैं। स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। स्विट्जरलैंड में कोई भी अभी तक होंगे यहाँ पर, लेकिन अभी तक ज्ञात कोई भी खनिज निक्षेप यहाँ से नहीं मिला है। यूरोप की बात करें तो यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक देश है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। उत्तर अमेरिका की बात करें तो उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। एक तो ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश है और अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। इनमें 3 क्षेत्र हैं ये, ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश और अपलेशियन प्रदेश और साथ ही साथ पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। इन क्षेत्रों में उत्तर अमेरिका में खनिज मिलते हैं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में और पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप मिलते हैं। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, यहाँ विश्व खनिज तेल और कोयले का वितरण यहाँ पर शो किया गया है। एक कढ़ाई के जैसा दिख रहा है चिन्ह, ये कोयले को शो कर रहा है, बाकी खनिज तेल को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप खनिज तेल और कोयले। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर खनिज तेल कोयला और यहाँ पर मतलब उत्तर जो दक्षिण अमेरिका का उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर खनिज तेल के बड़े भंडार हैं। उसी प्रकार हम बात करें उत्तर अमेरिका की तो उत्तर अमेरिका में यहाँ पर देख सकते हैं ये खनिज तेल के भंडार हैं। फिर यहाँ पर ये एरिया खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। कनाडियन वाला ये एरिया यहाँ पर एक कोयला वगैरह है। फिर यहाँ पर कनाडा का ये एरिया है तो यहाँ पर खनिज तेल के भंडार हैं। यूरोप में कोयला और खनिज तेल दोनों के भंडार हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में। मध्य एशिया में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में इसके भंडार मिलते हैं, ये वाला जो एरिया। फिर यहाँ पर ये जो महाद्वीप है इसमें भी कुछ भंडार हैं अफ्रीका में। फिर एशिया में अगर भारत की बात करें तो भारत में ये जो आपका पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, कोलकाता वाला इधर, और दक्षिण भारत में ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ से आपको कोयला खनन होता है। गुजरात वाला एरिया है और साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं ये पूर्वोत्तर भारत है, तो इन क्षेत्रों में आपका खनिज तेल के भंडार हैं। फिर रसिया वगैरह में देख सकते हैं आप कोयले के भंडार हैं। चाइना वगैरह में कोयले के भंडार हैं यहाँ पर। तो इस तरह से खनिज तेल और कोयले का वितरण है। ऑस्ट्रेलिया में भी कोयला मिलता है, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल दक्षिण ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद दक्षिण अमेरिका की बात करें तो ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका का देश ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राज़ील, चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप हैं। मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण खनिज हैं दक्षिण अमेरिका के पास में। खनिज तेल वेनेजुएला से, अर्जेंटीना, चिली
पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। खनिज तेल के भी यहाँ पर भंडार ठीक ठाक हैं। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। अफ्रीका में भी खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में है। यहाँ हीरा, सोना, प्लेटिनम, मतलब ये हीरा, सोना, प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, हीरे का, सोने का और प्लेटिनम का। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन, निकेल का अग्रणी उत्पादक है। ये तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगोरली और कोलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कालगोरली और कोलगार्डी ये एरिया हैं दो, इनमें सोने के सबसे बड़े निक्षेप मिलते हैं। क्या आप जानते हैं हीरा एक क्या है, दुर्लभतम हीरा है, मतलब हरा हीरा, हीरा नहीं, हरा हीरा क्या है, दुर्लभतम एक हीरा है। विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में हैं। विश्व की जो प्राचीनतम शैलें हैं वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मिलती हैं। वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने हैं, मतलब बने पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात। तो विश्व की जो प्राचीनतम शैलें वो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में मिलती हैं और ये 430 करोड़ वर्ष पहले बनी हैं, मतलब पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष बाद ये अस्तित्व में आई। तो हरे कलर का जो हीरा होता है वो दुर्लभतम हीरा होता है, मतलब बहुत ही कम मिलता है। उसके बाद में अंटार्कटिका, विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल के लिए अंटार्कटिका का जो भूविज्ञान है वो पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिक के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है यहाँ पर, मतलब इतना मात्रा में उपलब्ध है कि उसका व्यापार हो सकता है। खनिजों के उपयोग, किन्हीं 5 खनिजों के उपयोग की सूची बनाइए। खनिजों के उपयोग बता सकते हैं आप। खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्रायः कठोर होते हैं। कई उद्योगों में इनका उपयोग होता है खनिजों का। रत्न को जो रत्न के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो खनिज कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में जो सिलिकॉन प्रयुक्त होता है वो क्वार्ट्ज से प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम अब एल्यूमिनियम के उपयोग क्या क्या हैं। एल्यूमिनियम जो है जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइट है, इससे इसे प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है एल्यूमिनियम का। खनिजों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। पुनर्चक्रण का कॉन्सेप्ट क्या है, पुनर्चक्रण आएगा यहाँ पर। तो ये खनिज है, इसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है, पुनः प्रयोग किया जा सकता है और कम प्रयोग करके इसका संरक्षण किया जा सकता है। खनिज आणविकरणीय संसाधन है, मतलब एक ऐसा संसाधन है, आणविकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं।
मतलब एक बार अगर ख़त्म हो गया तो इसको दोबारा पूर्ति होने में हज़ारों वर्ष लगेंगे। तो इसलिए ये अनवीकरणीय संसाधन है। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। मानव जिस तरह से इनका उपयोग कर रहा है उसकी दर बहुत तेज़ है, लेकिन इनके बनने की जो दर है, इनके निर्माण की जो दर है वो बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। उसके बाद शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन क्या हैं? सन्नी की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने से करती है। वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद वह उनके लिए ब्लेंडर में 1 गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेज़ी से पहुंचती है। सन्नी, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो। सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है। विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों, जिन्हें गैजेट बोलते हैं, जो सभी बिजली की खपत करते हैं, पर अधिक से अधिक निर्भरता। मांग और पूर्ति। मांग और पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। मतलब इन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भरता बढ़ती जा रही है। विद्युत सबको चाहिए, सभी को फ़ैन चलाना है, टीवी, मतलब जितने भी यंत्र हैं वो सारे चलाने हैं। तो इस वजह से विद्युत की मांग बढ़ेगी। मांग और पूर्ति, इनके बीच अंतर भी बढ़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए कहाँ से सारी चीज़ें आएंगी। संसाधन तो निश्चित हैं। कई सारी बातें यहाँ से देखने को मिलती हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचालन से जीवन शैलियों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहे हैं। साइंस एंड टेक का जैसे जैसे विकास हो रहा है, वैसे वैसे जीवन शैली भी बदल रही है। शक्ति और ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। सभी क्षेत्रों में इसकी ज़रूरत है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊर्जा संसाधनों को हम विस्तृत रूप से 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो परंपरागत संसाधन और एक गैर परंपरागत संसाधन। परंपरागत जो पहले से चले आ रहे हैं, विद्युत संभरण हेतु राष्ट्रीय शक्ति ग्रिड, ये ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह विद्युत ऊर्जा को पहुंचाने के लिए ऐसा किया जाता है। परंपरागत स्रोत की बात करें तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के 2 मुख्य स्रोत हैं जो प्राचीन काल से ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ईंधन की बात करें तो इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप में होता है। व्यापक रूप से इसका उपयोग होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा प्रयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। हमारे ग्रामीण लोग जो प्राप्त करते हैं हमारे देश में ऊर्जा, वो उसमें 50% से ज़्यादा ऊर्जा ईंधन से ही प्राप्त करते हैं। वो यहाँ ये संक्षिप्त में कुछ इसका वर्गीकरण दिया है, उनके लाभ हानि भी दिए हैं। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं आपके? खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, इनमें आसानी से परिवहनीय है। खनिज तेल कहीं भी ले जा सकते हैं टैंकर के थ्रू। पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है ये, जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। जो पेट्रो रसायन है उसका आधार है खनिज तेल। इसकी हानि क्या क्या है? तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय होता है। निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा होती है। साथ ही साथ नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं होता है। और प्राकृतिक गैस के भी यही हानि है जो खनिज तेल की हैं। लेकिन प्राकृतिक गैस के लाभ क्या हैं? आसानी से परिवहनीय है, पाइपलाइन के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में पहुंचाई जा सकती है। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ ईंधन है ये, और तेल से सस्ता भी है। ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। अभी ईंधन के बारे में हमने पढ़ा था, और दूसरा कोयला भी है। तो खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, कोयला और जल विद्युत। ईंधन के क्या लाभ है? ये सुप्राप्य है, आसानी से प्राप्त हो सकता है, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। हानि क्या है इसकी? संग्रहण में अधिक समय उपयोग
संग्रहण में अधिक समय उपयोग इसका लगता है और प्रदूषण फैलाने वाला है। ये हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है क्योंकि CO2 निकलती है, इससे निर्वनीकरण बढ़ता है, वनों का विनाश होता है। कोयले की बात करें तो इसके लाभ क्या हैं? विस्तृत रूप से उपलब्ध है, विद्युत रूपांतरण के लिए भी उपयुक्त है ये, इससे विद्युत भी बनाई जाती है। हानि क्या क्या है? प्रदूषण का स्रोत है, परिवहन के लिए ये भारी है। जल विद्युत की बात करें तो इसके लाभ प्रदूषण मुक्त है, सिंचाई और मत्स्यन को बढ़ावा देता है, सस्ता है। हानि क्या क्या है? स्थानीय समुदाय का विस्थापन होता है इसके कारण, जब बांध बनाए जाते हैं बहुत बड़ा क्षेत्र क्या है जल से जलमग्न हो जाता है। पर्यावरण के लिए हानिकारक है ये, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन हो जाता है, स्थापित करने में खर्चीला है, इसको जल विद्युत परियोजनाएं काफ़ी महंगी भी होती हैं। तो अभी हम क्या देख रहे थे? परंपरागत स्रोत में ये ऊर्जा का ईंधन और जीवाश्म ईंधन दो प्रकार के स्रोत हैं। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गए। मतलब लाखों वर्षों तक जो जानवरों और पौधों के अवशेष थे, उनके मैटर से ये जो ताप और दाब के वजह से काफ़ी समय तक वो दबे रहे ज़मीन के नीचे, ताप और दाब उनके लिए मिला तो उससे वो जीवाश्मी ईंधन में बदल गए। जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ये परंपरागत ऊर्जा के ही अंतर्गत आते हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है। इनके बनने की दर बहुत धीमी है, इनके उपयोग की दर बहुत तेज़ी से चल रही है और बढ़ रही है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। अभी हमने देखा था परंपरागत स्रोत खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन, जल विद्युत और कोयला, ये 5 हैं। अब इसमें जैसे यहाँ देख सकते हैं उत्तर पूर्व भारत में ईंधन ले जाती महिला इस तरह से ईंधन को इकट्ठा करती हैं। जंगल के आसपास की जो महिलाएं होती हैं रहने वाली, जैसे पूर्वोत्तर भारत वगैरह है। कोयले की बात करें तो ये बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। कोयला है क्या? बेसिकली जो भी पेड़ पौधे दब गए थे प्राचीन, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो उस दौरान जो वनस्पतियाँ पैदा हुई, तो इस पर बाकी जो और प्रक्रिया हुई पृथ्वी पर, उससे ये जो क्रस्ट में दब गए थे वही क्या है, ताप और दाब से एक तरह से कहें कि पूर्ण तरह से वो ख़त्म नहीं हुए हैं, जल नहीं पाए हैं, लेकिन वो कोयले की अवस्था में पहुंच गए हैं। तो वही क्या है? कोयला है और ये एक जीवाश्मी ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयले से जो विद्युत प्राप्त करते हैं उसको तापीय ऊर्जा बोलते हैं। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। लाखों वर्ष पहले ये जो फर्न और दलदल की भूमि थी उसमें ये दबने से इसका निर्माण हुआ है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। इसको अंतर्हित धूप बोलते हैं कोयले के लिए। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चाइना का पहला स्थान है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रसिया, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस आते हैं। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र में रानीगंज पश्चिम बंगाल और झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में ये क्षेत्र आते हैं, झारखंड के। भारत में कौन कौन से क्षेत्र हैं कोयला उत्पादक क्षेत्र? रानीगंज पश्चिम बंगाल में और झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में, मतलब पश्चिम बंगाल और झारखंड वाला एरिया है। यहाँ कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। तापीय ऊर्जा संयंत्र का दृश्य यहाँ देख सकते हैं। इस तरह से इसमें कोयले का इस्तेमाल होता है और तापीय विद्युत ऊर्जा, मतलब तापीय ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है यहाँ से, जो विद्युत ऊर्जा होती है एक प्रकार की। पेट्रोलियम, पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को
चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शुद्ध रूप में गाढ़ा और काला द्रव होता है। ये सैलों की परतों के मतलब थोड़ा भूरा टाइप का होता है। ये सैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। इसको निकाला जाता है। इसका वेधन मतलब इसको निकाला कैसे जाता है? अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में जो इससे तेल क्षेत्र हैं वहाँ से इनको निकाला जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला में भेजा जाता है और वहाँ अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। इतनी चीज़ें बनती हैं इससे, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम और प्लास्टिक। साथ ही साथ स्नेहक जो होते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं जिनको हम घर्षण कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वाहनों में और अन्य चीज़ों में। ये सारी चीज़ें बनती हैं इससे पेट्रोलियम, और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश ईरान पहला नंबर, उसके बाद इराक, सऊदी अरब और कतर हैं। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया हैं। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र में असम में डिगबोई है और मुंबई में बॉम्बे हाई और कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा, यहाँ से पेट्रोलियम के निक्षेप मिलते हैं यहाँ पर। उसके बाद प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम शब्द लैटिन के पेट्रोलियम शब्द लैटिन के शब्दों पेट्रा जिसका अर्थ है सैल और ओलियम, दो शब्दों से मिलकर बना है। ओलियम का अर्थ होता है तेल से लिया गया है, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ सैल तेल है। पेट्रोलियम का अर्थ क्या है? सैल तेल। अपरिष्कृत पेट्रोलियम इस तरह का कुछ होता है, हल्का काला। प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर, मतलब जब इस तेल को निकाला जाता है पेट्रोलियम के लिए तो इसी के साथ प्राकृतिक गैस भी निकलती है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जिसके विविध उपयोग हैं। इसका उपयोग शक्ति के क्षेत्र में विद्युत पैदा करने के लिए, उद्योगों में तापन के लिए, रासायनिक, पेट्रो रसायन और उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के रूप में, परिवहन ईंधन के रूप में और कोकन ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। विश्व स्तर पर यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, ईरान, कतर, चाइना, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। पहला नंबर इसमें यूएसए का है, फिर रसिया का, फिर ईरान, कतर। भारत में प्रमुख प्राकृतिक गैस भंडार मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी बेसिन, कैम्बे बेसिन। भारत में इसके भंडार कहाँ कहाँ प्राकृतिक गैस के? मुंबई हाई में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में और कैम्बे बेसिन त्रिपुरा में और असम में। जहाँ जहाँ पेट्रोलियम के भंडार हैं लगभग वहीं वहीं ये गैस मिलती है। क्या आप जानते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि ये पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण फैलाती है। फिलहाल प्रदूषण इससे भी होता है। जीवाश्म ईंधन की हमारी खपत में तेज वृद्धि के कारण चिंताजनक दर से तेल निचय का ह्रास हुआ है। तेल खत्म होता जा रहा है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय हैं। प्राकृतिक गैस प्रचुर मात्रा में है और सबसे स्वच्छ जलने वाली हाइड्रोकार्बन है जो विद्युत पैदा करने के लिए जलाए जाने पर लगभग CO2 का आधा और कोयले के वायु प्रदूषकों का 10वां हिस्सा पैदा करती है। प्राकृतिक गैस ऊर्जा के नवीकरणीय या गैर परंपरागत स्रोतों को जीवाश्म ईंधन के स्वच्छ विकल्प के रूप में समर्थन देने में मदद कर सकती है। प्राकृतिक गैस के उपयोग से जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों तक जाने की यात्रा को पार करने में मदद मिल सकती है।
उसके बाद में जल विद्युत के लिए जैसे ये सरल जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर में इस तरह से बांध बनाए जाते हैं, पानी को रोका जाता है, फिर पानी को इस तरह से बांध के द्वारा छोड़ा जाता है डैम बना करके, और फिर यहाँ पर जो है विद्युत उत्पादित की जाती है। यहीं पर विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाते हैं। जल विद्युत बांधों में वर्षा जल अथवा नदी का जल सिंचाई से ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। टरबाइन शब्द जो नहीं आ रहा था अभी, टरबाइन यहाँ पर लगाए जाते हैं और टरबाइन घूमने से मोटर घूमता है और जो विद्युत को उत्पन्न करता है और वही विद्युत दूर दूर तक पहुँचाई जाती है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। ये जल विद्युत कहलाती है, इसी को जल विद्युत बोलते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विद्युत की जो टोटल ऊर्जा पैदा की जा रही है उसमें से 1/4 हिस्सा 25% हिस्सा किससे उत्पन्न हो रहा है? जल विद्युत से। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश में पराग्वे पहले नंबर पे है, फिर नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नंगल परियोजना जो आपने सुनी होगी, गांधी सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं, ये सारी परियोजनाएं जल विद्युत से ही संबंधित हैं और ये सारी परियोजनाएं हैं भारत में। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे ही था और यहाँ पर वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा टॉप पर है जल विद्युत बनाने वाला देश वो पराग्वे है। उसके बाद नॉर्वे दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर ब्राज़ील, चौथा स्थान है चीन का। इसका प्रक्रम कुछ इस तरह से रहता है। जल विद्युत इस तरह से ये डैम बना लिया, यहाँ पर ये बांध बना दिया, यहाँ जनरेटर लगा दिया और ये टरबाइन लगा दिया। टरबाइन घूमने से जनरेटर क्या करता है? विद्युत उत्पन्न करता है और इस विद्युत को फिर यहाँ से दूर दूर के क्षेत्रों में पहुँचाया जाता है। इधर ये जल भंडार है और इधर से ये जल जो जाता है वो कृषि या अन्य क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। इसके बाद ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, अभी हमने परंपरागत स्रोत पढ़ लिए, अब गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत की बात करें तो इसमें जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय हैं के उपयोग की आवश्यकता है। मतलब जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं उनका अभाव उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए? परंपरागत स्रोत का। तो इसलिए गैर परंपरागत स्रोतों की ओर बढ़ना चाहिए जो कैसे हैं? नवीकरणीय है, मतलब जिनको कितना ही उपयोग करो उनमें कभी कमी होने वाली नहीं है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय है। क्या आप जानते हैं विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। विश्व में सबसे पहले सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। विश्व का प्रथम सौर और पवन से संचालित होने वाला जो बस अड्डा है वो स्कॉटलैंड में है। सौर ऊर्जा ये गैर परंपरागत स्रोत हैं जो नवीकरणीय हैं। सूर्य के ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण, जहाँ धूप प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है वहाँ पर कटिबंधीय देशों के लिए, मतलब उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। जो विषुवत रेखा के आसपास वाले देश हैं
सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी प्रयोग होता है। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर पैनल इस तरह से लगाए जाते हैं। एक पैनल में कई सारे सेल होते हैं और वो सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करते हैं। ऊर्जा के गैर परागत स्रोतों की बात करें तो इसमें आपके 6 स्रोत हैं: परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा। एक एक करके इनके लाभ हानि देखते हैं। सबसे पहले सौर ऊर्जा, ये असमाप्य है, कभी समाप्त नहीं होगी, प्रदूषण मुक्त है, प्रदूषण नहीं होगा इससे। लेकिन हानि क्या है, ये खर्चीला है, स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बादी भी होती है इससे। ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो ये प्रदूषण मुक्त है, असमाप्य है जैसे कि सौर ऊर्जा। लेकिन हानि क्या है, वन्यजीव आवास का नष्ट होना तय है इससे, वन्यजीव हानि होती है इससे। दोहन में कठिनाई है इसका दोहन करना कठिन है। पवन ऊर्जा की बात करें तो पवन ऊर्जा में लाभ क्या है, प्रदूषण मुक्त है, एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत होती है, इससे सुरक्षित और साफ भी है। हानि ध्वनि प्रदूषण होता है इससे, पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा है। रेडियो व दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान उत्पन्न होता है इससे। पक्षियों के लिए ये हानिकारक भी है क्योंकि कभी कभी पक्षी इससे टकराकर मर भी जाते हैं। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन होता है इससे। रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करना, रेडियो एक्टिव वेस्ट इससे उत्पन्न होता है, ये पहली हानि है और ये खर्चीला भी बहुत है परमाणु ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा की बात करें तो स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी व हर समय उपलब्ध होने वाली चीज़ है भूतापीय ऊर्जा। हानि क्या है, शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन इसका खर्चीला है। शहर से बहुत दूर इसके स्रोत मिलते हैं तो वहाँ से इसको शहर तक पहुँचाने में काफ़ी खर्च होगा। बायोगैस की बात करें तो कम लागत इसमें आती है, उपयोग में आसान है। जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन इससे होता है। हरित गृह प्रभाव का कारण बनती है ये हानि है। तो इसके 6 स्रोत हैं जिसमें हमने सौर ऊर्जा को देखा अभी, उसके बाद में पवन ऊर्जा का एक असमाप्य स्रोत है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। प्राचीन काल से ही इसका इस तरह से यूज होता है, आटा पीसने के लिए और जल को निकालने के लिए ज़मीन से। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फॉर्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं, वहां स्थापित किए जा सकते हैं। इस तरह के पवन चक्कियाँ होती हैं, इस तरह के ये फैन देख रहे हैं, इस तरह से ये लगाई जाती हैं। पवन फॉर्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय हैं। यहाँ ठीक ठाक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। उसके बाद परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, यूरेनियम है, थोरियम है, इसके परमाणुओं में केंद्रक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो उनको तोड़ने से क्या होता है, उनके विखंडन से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और ऊर्जा और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो मिलती है, क्योंकि नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिक टूटते हैं तो न्यूट्रॉन निकलते हैं और बहुत ऊर्जा की बड़ी मात्रा मतलब उत्पादित होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं।
भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। राजस्थान और झारखंड के पास थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाडट बालू में पाए जाते हैं। देखिए, जो भारत है इसमें राजस्थान और झारखंड में यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। थोरियम का विशाल भंडार कहाँ मिलता है? केरल के मोनोजाडट बालू में। और भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कल्पक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा है। ये भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं। कहाँ कहाँ है ये? तमिलनाडु में आपका कल्पक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर वाला एरिया, और उत्तर प्रदेश में नरोरा, कर्नाटक में कैगा। उसके बाद बहुतापीय ऊर्जा। एक एक्टिविटी यहाँ पर दे रखी है कुकर वाली, सौर कुकर। कार की एक पुरानी ट्यूब लें और इसमें हवा भरकर लकड़ी के एक चबूतरे पर रखें। एल्युमिनियम के नलीदार बर्तन को बाहर से काला कर दें और इसमें 1 कप चावल के साथ 2 कप जल मिलाएं। इसको एक ढक्कन से बंद करें और उसे ट्यूब के भीतरी हिस्से में रखें। अब शीशे के एक फ्रेम को ट्यूब के शीशे के एक फ्रेम को ट्यूब के ऊपर रखें और इसे धूप में खड़ा कर दें। शीशे के फ्रेम को खड़ा करने के बाद हवा ना तो अंदर आ सकती है और ना ही बाहर जा सकती है, जबकि सूर्य की किरणें ट्यूब से घिरी इस बंद खाली जगह में रोक ली जाती हैं और ये बाहर नहीं निकल पाती हैं। तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और इसमें रखा चावल कुछ समय में पक जाता है। तो ये सौर कुकर के जैसी प्रक्रिया है। इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी ये तापमान ऊर्जा भूसतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। बेसिकली ये वहाँ पर होते हैं गर्म झरने जहाँ पर क्या है, जिसके आसपास के एरिया में ज्वालामुखी वगैरह हो। ये ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इसके बाद न्यूजीलैंड में, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका में भी हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और लद्दाख में पूगा घाटी। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। अब ये संयंत्र देख सकते हैं परमाणु ऊर्जा वाला किस तरह का है। ऊर्जा द्वारा ऊष्मा इसमें क्या होती है, विखंडन द्वारा ऊष्मा उत्पादित होती है। यहाँ से ये नाभिकीय रिएक्टर है। गर्म जल इस तरह से इसमें प्रवाहित होता है। यहाँ से भाप इसमें प्रवाहित की जाती है। ये टरबाइन घूमते हैं भाप से जनरेटर, और जनरेटर से फिर विद्युत उत्पन्न होती है। ये भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पकाना, इस तरह से भूतापीय ऊर्जा से भोजन पकाया जाता है। मणिकर्ण में भूतापीय ऊर्जा से इसकी सहायता से भोजन पकाना, इस तरह से ये देख सकते हैं। भूतापीय ऊर्जा का दूसरा उदाहरण ये देखिए, प्राकृतिक दरार है। ये भाप यहाँ से निकल रही है। नीचे क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होता है, कुआं, जल, और इसको यहाँ बाहर निकाल करके इससे भी क्या है,
इससे भी टरबाइन घूम सकते हैं, और जनरेटर यहाँ लगा है, विद्युत उत्पादित करेगा। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। किस तरह से उत्पादित होती है ज्वारीय ऊर्जा? इसका विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध का निर्माण किया जाता है, और उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। जब उच्च ज्वार आते हैं तो टरबाइन इस तरह से वहाँ लगाए जाते हैं संकरे क्षेत्रों में समुद्र के टरबाइन घूमे। रूस, फ्रांस, भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। रसिया में है, फ्रांस में है, भारत में कच्छ की खाड़ी में है। उसके बाद बायोगैस, इस तरह से यहाँ देख सकते हैं कि जनरेटर यहाँ लगा दिया गया है, ये टरबाइन लगा दिया गया है। उच्च ज्वार आता है, पानी का फ्लो इधर से इधर के लिए होता है, इधर निम्न ज्वार होता है, इधर निम्न ज्वार होता है, इधर उच्च ज्वार, पानी उच्च ज्वार से निम्न ज्वार की ओर इधर मतलब इधर भागता है पानी तेज़ी से। और ये यहाँ पर क्या है, ब्रिज बना रखे हैं, तो इनमें बीच में टरबाइन लगा दिए। अभी क्या है, टरबाइन घूमते हैं, टरबाइन घूमने से क्या है, ये मोटर लगा है, इसमें विद्युत उत्पादित होती है। बायोगैस जैविक अपशिष्ट जैसे कि मृत पौधे हैं, जंतुओं के अवशेष हैं, पशुओं का गोबर है, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। जितने भी घर के अपशिष्ट हैं इनको गैसीय ईंधन में बदल लिया जाता है, इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। बायोगैस क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो जैविक पदार्थों को अपघटित कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। बायोगैस खाना पकाने और विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। खाना पकाने में, विद्युत उत्पादित करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन इससे किया जा सकता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। ये भी अच्छा स्रोत है ऊर्जा प्राप्त करने का, लेकिन इसका दोहन कठिन है, खर्चीला भी है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट ना करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें और ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं, ऊर्जा की बचत करें। कहने का मतलब ये है, इसकी बचत ही इसका उत्पादन है। बायोगैस संयंत्र इस तरह से गैस टैंक है, यहाँ से ऊपर से गैस निकाल ली जाती है, यहाँ से करदम कुछ चीज़ें यहाँ डाली जाती हैं। मृदा, ये यहाँ पर ये पूरा टैंक बनाया जाता है इस तरह से। इसमें खाद वगैरह होता है, उर्वरक वगैरह यहाँ से निकाल लिए जाते हैं, इनको इधर से डाले जाते हैं, गैसें ऊपर आ जाती हैं जब ये डिकम्पोज होते हैं तो, और यहाँ से गैस ऊपर से निकाल ली जाती है। इसी को बायोगैस कहते हैं, जिसमें मीथेन और आपकी CO2 होती है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो खनिज और शक्ति संसाधन दोनों हमने पढ़ लिए। खनिज तेल में पेट्रोलियम वगैरह मतलब परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों प्रकार के स्रोत हमने इसमें पढ़े। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है, हम लोग उसे कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय सभी के लिए।